देखा था मैंने। उठा लेने ना थोड़ा, हाथ पकड़ ले, हाथ में हिलेगा कैमरा। जरा काफी बार बोल चुके हो, नीचे कर, नीचे कर, और नीचे कर। कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाही तरीके से देश में और हरियाणा में सरकार चलाना चाहती है, वो लोकतंत्र की निशानी नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और उसका पुरजोर तरीके से विरोध हर जगह पर किया जाना चाहिए। जैसे हमारे किसानों के ऊपर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार अत्याचार कर रही है, चाहे वो हरियाणा के अंदर जगह जगह धरनों पर बैठे हुए किसान हो, कोई अपनी बिजली की जो हाई टेंशन लाइंस हैं वो खेतों में से निकाल दी बिना कोई मुआवजा दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए, उसको लेके धरने पे बैठा है, कोई फसलों के मुआवजे की मांग को लेके धरने पे बैठा हुआ है, कोई एमएसपी गारंटी कानून के लिए आंदोलन करना चाहता है। हर तरह के किसान पर, हर तरह के पीड़ित वर्ग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है। और जो किसान एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, वो उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से हरियाणा सरकार उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। कोई कॉल नहीं है किसानों की कि हरियाणा में कोई प्रदर्शन करना है, कोई कॉल नहीं है हरियाणा में सड़कें बंद करने का या इस तरीके का। उनको सिर्फ हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना है और रामलीला मैदान में उनको अपना धरना प्रदर्शन करना है, जिसकी परमिशन भी उन्होंने बाकायदा मांगी। सरकार ने वो परमिशन नहीं दी और अब हरियाणा सरकार उनको रोक रही है, जिसका कोई संवैधानिक अधिकार हरियाणा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का 19(1)D आर्टिकल हमें ये इजाजत देता है कि हम देश में कहीं भी आज़ादी के साथ आवाजाही कर सकते हैं, आने जाने का रास्ता कोई बाधित नहीं कर सकता। लेकिन हरियाणा सरकार ने सीमेंट के स्ट्रक्चर्स बना बना के जो भी हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे हमने 75-76 साल में तैयार किए थे, वो सारे एक झटके में उन्होंने ब्लॉक कर दिए। जगह जगह परीक्षाएं हो रही हैं, आज भी HSSC की परीक्षा है, रात रात तक इंटरनेट बंद था, जिसकी वजह से बच्चे अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पाए, रात रात तक लाइनें लगी हुई थी कैफे के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी जो पिछली परीक्षा हुई थी HCS की, उसमें भी 50,000 बच्चे परीक्षा देने के लिए नहीं जा पाए थे। आज HSSC की परीक्षा में आज भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, कितने बच्चे पहुंच पाएंगे वो देखना होगा। लेकिन ये मौलिक अधिकारों का हनन है। हमको ये समझना है कि लोकतंत्र के अंदर आप किसी को भी आंदोलन करने से, अपनी मांगें रखने से रोक नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कोई भी सवाल ना पूछे, किसी भी तरीके का कोई आंदोलन ना करे और जो वो कहें वो सब कुछ लागू होता चला जाए। आम आदमी पार्टी किसानों की मांग के साथ है और हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे अध्यादेश ला के वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको पलटने का काम करती है, उसी तरीके से अध्यादेश लाके एमएसपी गारंटी कानून को भी लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ नेता, बीजेपी के कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि सारा प्लांटेड मामला है, पंजाब के नेताओं ने किया हुआ सारा ये जो किसान आंदोलन हुआ। तो पंजाब भी तो इस देश का हिस्सा होगा। भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है, पंजाब इस देश का हिस्सा है या नहीं? पंजाब पे भारत का संविधान लागू होता है या नहीं होता है? अगर भारत का संविधान पंजाब के ऊपर भी लागू होता है और हरियाणा के भी सारे किसान, हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में साथ हैं, जिस दिन पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे जिस तरीके का अत्याचार चल रहा है, जिस दिन वो बैरिकेड टूटा, हरियाणा का एक एक किसान इस आंदोलन में शामिल होगा जैसे पहले शामिल हुए थे। हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन के साथ हैं पूरी तरह से। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने आना चाहता है, आंदोलन करने आना चाहता है, तो उनको रोकने का क्या अधिकार भारतीय जनता पार्टी के पास है? संविधान तो उनको ये अधिकार नहीं देता। उनका तानाशाह हुक्मरान उनको अगर ये अधिकार देता है और उनको ये आदेश देता है, तो वो इसका मतलब तानाशाही की तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान तो 19(1)B हमें इजाजत देता है आर्टिकल कि हम शांतिपूर्ण तरीके से
किसी भी मुद्दे को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। और 19(1) ये अधिकार देता है कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। ये दोनों मौलिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छीन रही है। जानबूझ के साजिश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को भड़काने का प्रयत्न कर रही है। जिस तरीके से पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई अपने ही लोगों के ऊपर कभी पैलेट गन, रबड़ बुलेट्स, जिस तरीके से ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर्ड डेट के गोले गिराए जा रहे हैं। कल को आप रिकॉर्ड मांगेंगे तो वो कहेंगे देखो रिकॉर्ड में तो 50 गोले गिराए गए, जबकि हजारों की संख्या में आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं बॉर्डर के ऊपर। तो ये निश्चित तौर पे अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को दुश्मन समझ के भारतीय जनता पार्टी के नेता काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में सही नहीं। आज 6 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को लेकर, वार्ता भी होनी है, कितना मानते हैं कि सफल हो जाएगी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत सही नहीं है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी बातचीत सीरियसली कर रही है, गंभीरता से बातचीत कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बातचीत में किसानों के साथ कोई समझौते पे पहुंच सकती है, तो फिर ये सीमेंटेड बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं? एक तरफ बातचीत और एक तरफ आंसू गैस के गोले, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ बातचीत और एक तरफ पैलेट गन फायर करें, ये कैसे हो सकता है? चीन के बॉर्डर पे जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाना था, एक साउंड कैनन मशीन है, 160 dB से ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि बहरा कर सकती है किसी भी इंसान को। उस साउंड कैनन को शंभू बॉर्डर पे तैनात किया गया है। उसका इस्तेमाल हमारे किसानों के ऊपर किए जाने की तैयारी हो रही है। चीन बॉर्डर के ऊपर ऐसी तैयारी करते तो हमारी जमीनों का वहां पे कब्जा नहीं होता, हमारी जमीनों के ऊपर रोज रोज ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। जैसा कि हम अपने ही किसानों के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार और बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत नहीं है कि किसानों की बात को सुना जाए, किसानों की बात को माना जाए। किसान कोई नई मांग लेके नहीं आए हैं। 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ, वादा किया था कि एमएसपी गारंटी को लेकर के हम काम करेंगे, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। उसके ऊपर भरोसा दिया था किसानों को। 2 साल बाद उसी का हिसाब मांगने आ रहे हैं। अब जब इनकी सरकार चली जाएगी उसके बाद हिसाब मांगेंगे क्या इनसे? इनकी सरकार रहते इनसे हिसाब मांग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं चुनाव के वक्त क्यों आ गए? खट्टर साहब कह रहे हैं कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में नहीं जाने दिया जाएगा, बाकी दूसरे साथ गनौर के साथ। तो ये खट्टर साहब जो अपनी 50-50 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, इनको क्या जरूरत है? ये काफिले से क्यों चलते हैं? ये बस में नहीं जा सकते, ये ट्रेन में नहीं जा सकते। तो खट्टर साहब तो अपनी मर्जी के वाहन में जाएंगे और किसानों को वो बताएंगे कि किस वाहन में उनको बैठ के जाना है, हमें वो बताएंगे कि कपड़े कौन से पहनने हैं, हमें वो बताएंगे धरना कहाँ पे करना है। तो ये लोकतंत्र की निशानी नहीं है, ये तानाशाही की निशानी है। अगर खट्टर साहब अपने शब्दों पर खरे हैं तो कल से अपना ये लंबा चौड़ा काफिला, अपना ये 50-50 गाड़ियों का काफिला छोड़ें। हरियाणा रोडवेज की बस चलती है, हरियाणा में जहां भी जाना है उनको हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के जाएं, तो किसान भी शायद उनको फॉलो करेंगे, फिर किसान भी बस में बैठ के जाएंगे। ये कौन होते हैं ये डिक्टेट करने वाले कि हम किस वाहन से चलेंगे? हम स्कूटर से जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे कि ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर शान है किसानों की। ट्रैक्टर कोई वो खट्टर साहब ने बांट नहीं रखा है मुफ्त में किसानों के बीच में। किसानों ने अपने खून पसीने की कमाई से उस वाहन को खरीद रखा है और वो उसकी शान होता है, किसानी की पहचान है। अगर ट्रैक्टर पे नहीं जा सकते तो इसका मतलब इनकी नीयत खराब है किसानों के प्रति, इसका मतलब ये खेती खत्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये किसानों को खत्म करना चाहते हैं। तो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए जिस पिछले आंदोलन में जिस तरह लाल किले पर अराजकता फैलाई गई थी किसानों द्वारा। तो किसने अराजकता फैलाई थी? भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई अराजकता थी। पिछला आंदोलन जिस तरीके से हैंडल किया गया, 700 शहादतें हुई, किसान, हमारे अन्नदाताओं में से 700 किसानों की मौत हो गई उस आंदोलन के अंदर। किसने उसको मिस हैंडल किया था? भारतीय जनता पार्टी ने मिस हैंडल किया था। क्यों नहीं बातचीत की थी किसानों के साथ? 1 साल तक वो सड़क के ऊपर बैठे रहे। इसका मतलब अपना दोष दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जो पिछली बार का अनुभव था, इतना बड़ा आंदोलन 1 साल से भी ज्यादा चला हो और उसमें किसी तरह की कोई हिंसा ना हुई हो, ये अपने आप में हमारे अन्नदाताओं के कैरेक्टर की पहचान है कि उन्होंने उसको खूब बदनाम करने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने सारे तंत्र के द्वारा ये फैलाने की कोशिश की, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान से फंडेड हैं, ये तो आतंकवादी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक शांतिपूर्ण किसान आंदोलन चला और उस शांतिपूर्ण किसान आंदोलन इस बात का गवाह है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन और अपनी मांगे रख सकते हैं। इस बार भी वही प्रयत्न कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों को भड़काने का प्रयास कर रही है। अभी खालिस्तानियों की बात की, अभी कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है, या तो हमारी बात मामला नहीं, खालिस्तान का करता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं और मैं उसमें साफ तौर पे ये कह सकता हूं कि उसमें कोई खालिस्तान जैसी बात मुझे सुनने में नहीं आई। उसमें लोगों का दर्द जरूर झलकता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि
पंजाब भी देश का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद सीमेंट की दीवारें ऐसे बना दी गई जैसे हमको देश से बाहर कर दिया गया है। अपने ही देश की राजधानी दिल्ली जाना चाहते हैं तो दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पैदल आवाजाही का रास्ता भी शंभू बॉर्डर हो चाहे खनौरी बॉर्डर हो, वहां पे नहीं छोड़ा गया है। कोई अगर खेतों में से भी पैदल आने का प्रयास करता है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, रबड़ बुलेट्स बरसाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पे एक वो दर्द है किसानों का जो छलक रहा है कि हमको अपने ही देश से अलग करके क्यों फेंक दिया गया, ये सीमेंट की दीवारें क्यों खड़ी कर दी गई। हमको उनके दर्द को समझना चाहिए। उनकी भाषा को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके भारतीय जनता पार्टी किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक कुत्सित प्रयास है, जो कि देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अच्छा नहीं। टाटा जी, बंदूक उठाकर बयान आया है, कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैंने पहले भी ये कहा है कि जिसको भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़के हरियाणा के अंदर कोई नतीजा ला सकती है, उसको 2014 और 2019 के चुनावी नतीजों को देखना चाहिए। बाप बेटे की हार से सबक लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अकेले हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, ये आज की सच्चाई है। आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन इस वक्त हरियाणा के अंदर बन चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन की छतरी के तहत मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्लांट हैं कांग्रेस के अंदर, कुछ लोगों को हो सकता है इस बात की सुपारी दी गई हो कि किसी भी तरीके से गठबंधन न होने दिया जाए। बहुत सारे नेता इस प्रयास में लगे हुए हैं। वो शुभ चिंतक कतई नहीं हो सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले नेता हैं। ये लोगों को खुद समझने की बात है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस गठबंधन का पुरजोर विरोध कर रहा है, जो इस गठबंधन को होते हुए देखना नहीं चाहता और जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहता। ऐसा कोई नेता अगर है तो लोग उसको पहचान लेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। केजरीवाल को लगातार ईडी के जो है सम्मान मिल रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर देखिए, ये सारे गैर कानूनी सम्मन है। हम कोर्ट के माध्यम से हम ये बात भी कोर्ट के अंदर रखेंगे कि किस तरीके से गैर कानूनी सम्मन है, जिसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या आपको अपराधी के तौर पे, एक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हो या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुला रहे हो। केस कौन सा है ये नहीं बताया जा रहा है, डिटेल्स क्या है वो नहीं बताया जा रहा। तो किस प्रकार का सम्मन है? इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाएं, बोले कि सहयोग नहीं कर रहे और गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये गैर कानूनी सम्मन है। इससे पहले भी सीबीआई का सम्मन आया था, अरविंद जी गए थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया था जांच में। अगर कोई कानूनी रूप से वैध सम्मन भेजा जाएगा तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दलाल बनके, भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनके अगर कोई एजेंसी नोटिस भेजती है जिसका कोई कानूनी बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई कानूनी बेस नहीं है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या? हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प के रूप में बहुत तेजी से उभर रही है, जिसको लोग पहले नंबर पर लाना चाहते हैं। हरियाणा में बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम है। लोग कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी जो पारंपरिक दल हैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आने वाले समय में हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे जैसा दिल्ली और पंजाब में जैसा मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला, उससे भी विशाल मैंडेट हरियाणा के अंदर मिलने जा रहा है। लोगों के अंदर एक जबरदस्त बदलाव की उम्मीद है। हम वो उम्मीद पूरी करेंगे, हम उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प पेश करेगी हरियाणा की राजनीति में।